नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हम राजस्थान ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसके अंदर जलवायु कंप्लीट हो गया था। आज नया टॉपिक देखेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का। जैसे भौतिक प्रदेश वैसे ही राजस्थान की नदियां। आज राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे। राजस्थान की नदियां। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो देखते हैं वो कमेंट जरूर कर दिया करें कि कैसी लगी वीडियो। लाइक आपका मन करे तो कर दिया करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मन किया तो ठीक है, लाइक कर दिया, वरना अगर कोई दिक्कत हो, किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो अनलाइक भी कर देगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बता दिया करो। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं कि या नहीं पढ़ा रहे, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इसका पता चलता है। तो कृपया सभी कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक यू। हम देख रहे हैं राजस्थान की नदियां। इससे पहले ये देखो, एक चलती में थोड़ा भारत बना लेता हूं। ये है भारत, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है। अब देखो, भारत के यहां पे है अरब सागर। अरब सागर, यहां पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अपना राजस्थान। ठीक है। भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब वैसे तो ये चीज बढ़िया 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 तरीकों में याद रहनी चाहिए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अगर नहीं याद रहे तो आप ऑप्शन के से लिखते हैं ऐसे अरब सागर, वैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ये है राजस्थान। राजस्थान की कुछ, राजस्थान देख लो चाहे इंडिया देख लो, मैं तो राजस्थान के 3 प्रकार की नदियां। कुछ नदियां ऐसी है जो आगे अरब सागर के अंदर पड़ेगी। ठीक है। और कुछ नदियां ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, यानी कि खुद ना जाए तो कोई माध्यम हो जाएगी, यानी कोई सहायक नदी बन के जाएगी। जो गंगा की कोई सहायक नदी होगी या कोई यमुना की सहायक नदी होगी, ऐसे सहायक नदी बन के कुछ राजस्थान की नदियां, कुछ तो जाएगी बंगाल की खाड़ी में, कुछ जाएगी अरब सागर में। कुछ ऐसी नदियां भी है जो किन्हीं को जाए, ना इनर जाए तो ना बिनर जाए, ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, न ही अरब सागर में जाती है, न थारकन जाए, न मारकरावे कठे बीच में समाप्त होती है। ठीक है। यानी आंतरिक प्रवाह की नदियां मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अरब सागर की नदियां। एक नंबर आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे, तो नंबर 1 लिख लो आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां वे नदियां जो मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। यानी कि न बंगाल की खाड़ी में, न अरब सागर में कहीं नहीं जाती, राजस्थान के अंदर ही रह जाती है। राजस्थान से बाहर नहीं जाती, राजस्थान के अंदर ही रह जाती है आंतरिक प्रवाह की नदियां। नंबर 2, अरब सागर की नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और नंबर 3 हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट दिया। आंतरिक प्रवाह की नदियां जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, जो राजस्थान से बाहर नहीं जाती। अरब सागर की नदियां जो अरब सागर में गिरती है,
किसी नदी माध्यम से गिरती है, किसी की सहायक नदी बन के गिरती है, सीधी गिरती है, वो भी अरब सागर की नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो बंगाल की, जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, सीधी देख लो जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, यानी किसी भी माध्यम से जाए वो जल बंगाल की खाड़ी में ही जाएगा, तो वो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब पढ़ेंगे नंबर 1, आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान की नदियां, ठीक है। नंबर 1, आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान में जो प्रवाह क्षेत्र है, कुल राजस्थान में यानी 100% प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह साधन 100% है, तो उसमें से 60% प्रवाह कौन सा है? आंतरिक प्रवाह, यानी कि कुल राजस्थान, कुल प्रवाह का, कुल राजस्थान के प्रवाह का 60% भाग, 60% भाग कौन सा है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाला भाग है, यानी आंतरिक प्रवाह की नदियां राजस्थान की कुल नदियों की 60% भाग है, ठीक है। राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का 60% भाग आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाला है, ठीक है। बाकी 40% बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का हो गया। तो सबसे बड़ा भाग है इसमें। सबसे पहले 3 नदियों को देखेंगे। नंबर 1 पे आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, वो है घग्गर। घग्गर, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी वो है घग्गर, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? घग्गर। नंबर 2 पे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी, और वो कौन सी हो गई? आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी कौन सी हो गई? काकनी। आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी। नंबर 3, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की बड़ी नदी, और ये हो गई कांकरी। कौन सी होगी? कांकरी। पहले 3 देखो, पर आंतरिक प्रवाह की नदियों में देखूंगा तो सबसे पहले सबसे बड़ी नदी देखूंगा आंतरिक प्रवाह की, वह है घग्गर नदी। सबसे छोटी कांकनी। कांकनी और कांकरी ध्यान रखियो, अलग अलग है। कांकनी कांकरी अलग अलग है। सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की कांकनी, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कांकरी। यानी कि घग्गर नदी बड़ी नदी तो है, लेकिन ये पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती। इसका उद्गम तो है हिमाचल में, और इसकी लुप्त होती है राजस्थान में आगे, यानी हिमाचल हो गई, फिर पंजाब में बहती है, हरियाणा में बहती है, फिर राजस्थान में आती है। और ये जो कांतली नदी है ये पूर्ण रूप से राजस्थान में इसका उद्गम है, राजस्थान में ये लुप्त होती है। तो ये 3 नदियां देखो। अब नंबर 1 पढ़ेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। राजस्थान के ऊपर के 2 जिले,
जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, ऊपर का भाग है, यहाँ दो जिला, एक हो गया गंगानगर, यो हो गया हनुमानगढ़, ठीक है। आगे हो गया पाकिस्तान। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात। अब इंटरव्यू पर पापा पढ़ा हाँ घग्गर नदी नंबर 1, घग्गर नदी, ठीक है। अब बात करें उत्तर पूर्व में हिमालय है, और हिमालय की पहाड़ियां है शिवालिक की पहाड़ियां। ये कौन सी पहाड़ियां है? शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। आज शिवालिक की पहाड़ियां में एक मंदिर है, यह एक मंदिर है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियां में कोई पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, और वो भी क्या है? कालका माता का मंदिर है। कालका माता का मंदिर, तो पहाड़ी का नाम की रखती है कालका पहाड़ी, और बठू एक नदी निकले है, यानी कि शिवालिक की कालका पहाड़ी से नदी निकलती है, वो है घग्गर नदी। तो ये किसका मंदिर है? कालका का मंदिर, कालका माता का मंदिर। तो या तो पहाड़ी होगी या कौन सी होगी? शिवालिक की कालका पहाड़ी, शिवालिक की कालका पहाड़ी। हिमालय का शिवालिक भाग है, इसकी कालका पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जो कौन सी नदी है? घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की कालका पहाड़ियां। अब यहां से नदी निकलेगी ऐसे अंबाला, पटियाला, हिसार होती हुई कहां आएगी? हनुमानगढ़ में आएगी। अंबाला, पटियाला, और हिसार, फिर यहां पे आएगी राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करेगी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। पंजाब में इसको सोत्तर भी कहा जाता है, पंजाब में इसको क्या कहा जाता है? सोत्तर भी कहा जाता है। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? एक तहसील है टिब्बी, यानी यहां पर कौन सी तहसील है? TIBBY, टिब्बी। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, यानी कि ये टिब्बी तहसील के एक गांव है तलवाड़ा, तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश, ये इसका हो गया उद्गम। कौन सी नदी है? घग्गर नदी, ठीक है। यानी कि घग्गर नदी शिवालिक की कालका पहाड़ी से निकलकर अंबाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर है कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश उद्गम स्थान इसका शिवालिक की कालका पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश, वहां से निकलकर पंजाब में अंबाला, पटियाला, फिर हरियाणा के अंदर आ जाती है, हिसार से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील का गांव कौन सा? तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव। तो ये कहां पे? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वहां पे थोड़ी ढाल की वजह से झील जैसे बन गया है, पानी थोड़ा इकट्ठा हो गया, झील जैसा बन गया है, और उस झील को बोला जाता है तलवाड़ा झील, यानी यहां पे एक झील बन गई। और ये कौन सी बन गई? झील को क्या बोला जाता है? तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। यानी तलवाड़ा गांव में, टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में घग्गर नदी पर झील है, वो है तलवाड़ा झील, ठीक है। तलवाड़ा झील, इतनी बात कंप्लीट। अब नदी आगे चली, साहूआबाद नदी चली आगे राजस्थान के अंदर, और इन 8 दो स्थल आया है। एक
आवे है काली गंगा, एक आवे है पीली गंगा, यानी कि फिर ऊपर आरसी रहेगी तो देखो एक दुर्ग, वो कौन सा है, बटनेर, और फिर गंगानगर साइड में चलती है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से, यानी कि जिला हनुमानगढ़, तहसील टिब्बी, गांव तलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर नदी, और फिर कहा जाती यहाँ पे एक झील बनाती है, तो वो झील बन जाती है छोटी सी, वो होगी तलवाड़ा झील। इसके सभ्यता कौन सी इसके किनारे, तो वो होगी काली गंगा और पीली गंगा, काली गंगा और पीली गंगा, काली चूड़ियां पीली चूड़ियां, ये सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रख लो, अमलानंद घोष वाली काली गंगा और पीली गंगा। ठीक है, सभ्यता इसके नदी किनारे। फिर आ गया बटनेर दुर्ग, 295 ईस्वी भूपत भाटी ने इसको बनवाया था, ईंटों का बना हुआ महल, ईंटों का बना हुआ दुर्ग, ईंटों का बना हुआ एकमात्र दुर्ग बटनेर दुर्ग। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोर किया था जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कमेंट किया था कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे मजबूत दुर्ग नहीं देखा, यानी कि तैमूर ने सबसे मजबूत बटनेर दुर्ग को बताया। फिर यहाँ से गंगानगर में चली जाती है, और वैसे तो अगर किताबों के हिसाब से देखें तो ये गंगानगर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, यानी कि होती हुई पाकिस्तान में भी चली थी, अगर किताबों के हिसाब से देखें। और वर्तमान में रियल देखें, वास्तविकता क्या है कि गंगानगर में घूम जाए, अगर बढ़िया बारिश हो तो गए गंगानगर में, नहीं या गंगानगर के अंदर भी कोई जाए। ठीक है, और गंगानगर में जो पाकिस्तान में जा रहा है, तो पाकिस्तान का एक जगह का नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास ये नदी में बोला है हकरा। तो फोर्ट अब्बास में घग्गर नदी को पानी चल गया है, जब बेकरा हकरा आगी, क्या आगी, हकरा आगी, हकरा या कोई जो अकराई मिल गई वैसे नाम से हकराई, ये हकरा आगी, पाकिस्तान में हकरा। और अब देखो इनकी थोड़ी एक दो बात और है, जो एक उपनाम है। अब एक उपनाम देखो, अठली दिखाई दे रहा है, उपनाम, नदी का उपनाम। उपनाम में एक आवे है एक जगह, यानी इसी इलाके में वैदिक काल में ऋग्वेद के समय यानी पुराने टाइम में एक इलाके के अंदर एक नदी बह करती है, सरस्वती नदी। तो एक प्राचीन नाम क्या हो गया, प्राचीन नाम वो है सरस्वती, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और वो भी ऋग्वेद में कठे मिला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 135वें सूक्त के 5वें मंत्र के अंदर मिले हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 135वें सूक्त के 5वें मंत्र में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में मिलता है। अब थोड़ी और बात, ये याद कौन करनी, 10 मोर 135 मोर 5 मोर, ये याद कौन करनी, ये तो ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी में क्या बोलता, सरस्वती नदी या सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यार मैं खाता बताऊं, भी बताऊं मेरे कितो हो ज्ञान, आज मैं थान बताऊंगा कितो ज्ञान है मेरे, कितो ज्ञानी पुरुषों बात से थान बताऊंगा, ये याद कौन करनी।
ये तो याद रखना है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी का, तो सरस्वती नदी को उल्लेख मिला है ऋग्वेद के अंदर, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी ने बताया गया है। यानी कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी वो है सरस्वती। सरस्वती नदी ने तो सबसे पवित्र नदी बताई गई है, और सिंधु नदी यानी दो नदियां उल्लेख मिले हैं ऋग्वेद के अंदर, एक सरस्वती को एक सिंधु को। सरस्वती तो सबसे पवित्र नदी बताई गई है, और सिंधु नदी में सबसे प्रमुख नदी, तो ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी वो है सिंधु नदी। अब थोड़ी प्रमुख और पवित्र में अंतर बताऊं, जैसे अपनी सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, अपनी सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, लेकिन मान लो कोटा का जो निवासी है, कोटा रहने वाले है, मांग ली पवित्र तो मान ली गंगा है, लेकिन प्रमुख तो मांग ली चंबल ही होगी, क्यों मांग गंगा को पानी के काम आयो, मांग तो कोई काम को नहीं, तो चंबल की नदी को खेती पकाओगे या चंबल की नदी को जल काम में लेगा, तो मांग प्रमुख नदी होगी चंबल नदी और पवित्र नदी होगी गंगा नदी। यूं ही ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी तो होगी सरस्वती नदी, और प्रमुख नदी हो जाएगी सिंधु नदी। ठीक है, अब देखो आगे दोबारा रेडी मान एक दो नाम और लिखिए, फिर कटी डी मारते हैं। अब नदी की है तो रेडी मान गंगा नदी, देखो गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। अठुलिया होती हुई अंबाला पटियाला हिसार से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, और राजस्थान को हनुमानगढ़ जिला को टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में आ गई। अब टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में आई तो अठे डालगी बजो एक झील बना दी है, और बे झील ने बोली जा रहा है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। फिर या थोड़ी आगे बढ़े हैं तो इन किनारे सभ्यता, कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यता है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। इन्हें ही किनारे बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। भूपत भाटी 295 ईस्वी, बटनेर दुर्ग याद रखना है। भूपत भाटी 295 ईस्वी निर्माण करवाया गया, और तैमूर ने इसके आक्रमण किया। तैमूर ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत दुर्ग बताया। यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया। ठीक है, और ईंटों का बना हुआ एकमात्र दुर्ग बटनेर दुर्ग। फिर यह गंगानगर में चली जाती है, और गंगानगर से पाकिस्तान में जब अधिक बारिश के कारण पाकिस्तान में जाती है तो वहां के फोर्ट अब्बास में अंतिम पॉइंट है इसका, फोर्ट अब्बास। और अधिक बारिश होती है तभी जाती है, तो वहां पे इसको हकरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हकरा। वैसे तो गंगानगर में भी ज्यादा बारिश हो तभी जाती है, वरना नहीं जाती, हनुमानगढ़ में ही रह जाती है। अब आगे देखें इसको, आगे देखा तो एक दो नाम और है, जैसे मृत नदी, नट नदी, दृश्यवती नदी। सरस्वती नदी इसका उपनाम यानी प्राचीन नाम। प्राचीन काल में सरस्वती नदी वह करती थी, तो बोले या कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। तो प्राचीन नाम सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को उल्लेख मिला है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र के अंदर सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, प्रमुख नदी सिंधु नदी। अब सरस्वती नदी मिल गई तो एक इवेंट मान लीजिए दृश्यवती, उपनाम में क्या जाएगा? सरस्वती और दृश्यवती। सरस्वती और दृश्यवती। दृश्यवती।
यानी उपनाम सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती याद रख लियो, सरस्वती भी याद रख लियो। सरस्वती थोड़ा देख लियो, ऋग्वेद में मिलता है उल्लेख, दो नदियां मिले ऋग्वेद में, एक सरस्वती को, एक सिंधु को। सबसे पवित्र ऋग्वेद की सरस्वती, सबसे प्रमुख ऋग्वेद की सिंधु। बस इतने याद कर लियो। 10वां 136वां 5वां कोई याद नहीं करना तुम। अब इनका एक दो उपनाम और है व्यक्ति को। एक एवं नाम है, यानी कि जब नदी ज्यादा बारिश हो, अगर अच्छी बारिश हुई यदि आ नदी दिखाई देगी, वरना कौन दिखाई दे। यानी कि आ नदी अगर बारिश नहीं हुई तो इनो जो वाय क्षेत्र है वो बंद हो जाएगा, इसको पाट बंद हो जाएगा, इसके वाय क्षेत्र को पाट या नाली कहा जाता है। अपवाय क्षेत्र को पाट या नाली कहा जाता है। ठीक है। अब बारिश नहीं हुई बढ़िया तो मरुस्थल है, इन्हें तो भी पहाड़ी है, चलो मरुस्थल होगा, माटी कटवा होगी। ये जगह मरुस्थल है, अगर बारिश नहीं हुई तो मरुस्थल की माटी आगे बढ़ जाएगी और ये पाट बंद हो जाएगा, पाट बंद हो जाएगा, यानी कि अब बंगी समाप्त हो गई, तो इसे मृत नदी भी कहा जाता है। उपनाम एक हो गई वो मृत नदी। एक अब या मृत नदी है, यानी कि नदी क्या होगी, मृत होगी, और अगली बार जब बारिश होगी तो यह नदी आपको रास्ता थोड़ा बहुत चेंज करेगी, रास्ता चेंज करेगी तो बाढ़ आओगी, और इन बाढ़ आओगी तो ये दुख को कारण है। तो इन्हें राजस्थान के अंदर राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। अब और उपनाम देखो, अब कभी बारिश हुआ है कभी कोनी हुआ है, यानी कभी नदी दिखा है कभी कौन दिखा है, कभी आवे है कभी कौन आवे है, यानी कि कभी कोल तो कभी मिस कोल, कभी कोल तो कभी मिस कोल। और इसको कौन हुआ है, जो कभी दिखा है कभी कौन दिखा है, जादूगर या नट, नट होता है ऐसा, तो इसको नट नदी भी कहा जाता है। नट नदी। सरस्वती बता ही दिया, सरस्वती बता ही दिया, तो ये ना उपनाम है। कभी कोल तो कभी मिस कोल, यानी कि नट नदी। मृत नदी, बारिश अगर नहीं हुई तो कोनिया समाप्त है, मृत है यानी मृत नदी। बारिश होगी आगे, जो बाढ़ आओगी, बाढ़ के कारण राजस्थान का शोक, नट नदी, कभी कोल कभी मिस कोल, तो नट नदी यानी कभी बारिश हुआ तो दिखा नहीं कौन दिखा है, तो नट नदी होगी। सरस्वती और सरस्वती दोनों बहनें याद रखनी है, ठीक है। सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद बनाई दियो बढ़िया तरिया। और कहती रहेगी हाँ इसकी लंबाई, लंबाई की अगर बात करा तो कोई फिक्स लंबाई को नहीं, कोई एक फिक्स लंबाई को नहीं है। क्यों कोनी, क्यों कोनी, क्योंकि अगर बढ़िया बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो आप पाकिस्तान तक भी चली जाएगी, अगर नहीं हुई तो हनुमानगढ़ में रही थी। तो इन तो बुक्का में अंदर देरी है वह है 465 किलोमीटर कुल लंबाई, ये है कुल लंबाई। और राजस्थान में अगर पूछे तो कठी तो 100 देरी है, कठी 135 देरी है, तो वहां थोड़ी ध्यान कर दियो 100 या 135 किलोमीटर, 100 या 135 किलोमीटर दो जगह से बोली लगभग 100 किलोमीटर देखी है, कुछ जगह 135 भी है, कुछ जगह एक जगह में 153 भी देखी थी, यानी लगभग 100 किलोमीटर या 135 या दो ऑप्शन भी मिलेगा, 100 या 135 में दोनों एक साथ कौन मिले, एक साथ मिल भी जाए तो 100 करती है। कुल लंबाई 465 या 60 किलोमीटर भी हुआ है, 465 या 60, राजस्थान में 100 या 135 किलोमीटर। और केरली नदी को पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आवे तो राजस्थान का 100 फोर्ट अब्बास में चली जाए तो यानी फोर्ट अब्बास में चले जाते हैं इसको हकरा, और क्या रह गया यानी कि घग्गर नदी इज कंप्लीट, COMPLET कंप्लीट, घग्गर नदी इज कंप्लीट। बढ़िया तरह समझ आई होगी, नहीं एक बार रीडिंग मार्ट है।
उद्गम स्थान, घग्गर नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होती हुई अंबाला, पटियाला, हिसार से राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से, और हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से। तलवाड़ा गांव में तलवाड़ा झील है। फिर आगे कालीबंगा सभ्यता कौन सी स्थित है? कालीबंगा, पीलीबंगा, फिर भटनेर दुर्ग 295, भूपत भाटी, तैमूर, जोहर वो याद कर लियो, इंटा का दुर्ग। फिर आप लीजिए गंगानगर में, और ज्यादा बारिश हुआ है तो आप लीजिए है पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में, और भटैन बोल लीजिए है आकरा। उपनाम मृत नदी राजस्थान का शोक, नट नदी दृश्यवती, सरस्वती, लंबाई 465, राजस्थान में 100 या 135। अपार क्षेत्र को नाली, पाट या नाली या पाट कहा जाता है। नाली, पाट या बग्गी कहा जाता है। एक बग्गी या नाली या पाट या बग्गी कहा जाता है। ठीक है, मेरे साथ बड़ी तरह समझ में आ गई होगी। अब नंबर 2 नंबर नदी, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी होगी आंतरिक प्रवाह की, तो सबसे छोटी नदी देखेंगे कांकनी नदी। नंबर 2 कांकनी नदी। छोटी सी नदी है, छोटी नदी आ गई। नंबर 2 कांकनी नदी, राजस्थान आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी, यानी कि सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी और जो होगी कांकनी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी नदी। अब देखो कांकनी नदी ने देखा ना, बिल्कुल छोटी सी नदी है, लगभग 17 किलोमीटर की है। उद्गम स्थान देखा पहले, उद्गम कांकनी जैसलमेर की है, तो इन्हें बोला है मसूरदी। कांकनी एक उपनाम है इसका, मसूरदी। और ये उपनाम में हो, एक बार किसमें अगर आईडो भी, पेपर के अंदर आईडो भी, एग्जाम में आईडो भी है, प्रश्न पत्र में आईडो भी है। कांकनी का उपनाम या मसूरदी नदी वो है जैसलमेर के अंदर या जैसलमेर की। अब देखा उद्गम, कोठारी की पहाड़ियां, कोठारी की पहाड़ी जैसलमेर। और लुप्त कटा हुए है जागे बुद्ध झील, बुद्ध झील या कटा है जैसलमेर। लंबाई की बात करें तो टोटल छोटी सी नदी है 17 किलोमीटर। बस इतनी बात है नहीं, बस बात टप्पा सारा हिंदी है। और इसकी 2 सभ्यता है, ओला और कुंडा सभ्यता। ओला व कुंडा जैसलमेर के अंदर। और अगर बहुत जोर की बारिश हो, पहली बात तो हो ही कोई इतनी जोर की बारिश, यानी कि वह घग्गर नदी एकमात्र राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर नदी है, यानी कि जो दूसरे देश में जाती है अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर नदी। पहली बात तो वही गोली बारिश। अगर कुछ किताबों में लिखित हो गए, कुछ किताबों में मिला है कि ज्यादा बारिश हुआ है, यानी कि ज्यादा बारिश में यह नदी जैसलमेर होती हुई पाकिस्तान में चली जाए, और पाकिस्तान के मिठा नामक स्थान पर चली जाती है। ज्यादा बारिश में पाकिस्तान के मिठा नामक स्थान पर चली जाती है। बस इतनी बड़ी है। दोबारा रेडी हमारा कांकनी नदी
आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कांकनी नदी, उपनाम है इसका कांकनी नदी या मसूरदी नदी। उद्गम स्थान कोठारी की पहाड़ियां, कोठारी 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 ध्यान रखियो ना के दियो, कोठे आली ना के दियो, कोठारी ध्यान रखियो, कोठारी नदी और कोठारी की पहाड़ियां जैसलमेर से इसका उद्गम स्थान है। लुप्त कठौती यानी जागी कठौती है या बुद्ध झील जैसलमेर के अंदर 17 किलोमीटर लंबाई। अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी, पहली बात तो वही को नहीं थी, फिर भी अगर हो जाएगी तो यह पाकिस्तान के मीठा नामक स्थान पर चली जाती है। सभ्यता के किनारे ओला व कुंदा जैसलमेर के अंदर बस होगी। कांकनी इज कंप्लीट, कांकनी इज कंप्लीट। नदियों के अंदर सिर्फ 3-4 नदी है जो समझनारी है, जैसे चंबल, घग्गर, बनास, लूणी, माही और कौन सी होगी एक बाणगंगा छोड़ी। बाकी तो सब पढ़नी ही पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी। जैसलमेर में रह गया आगे भी नहीं खोलना, ठीक है। कांकनी नदी। अब नंबर 3 आप देखांगा कांतली नदी, यानी कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो है कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। नंबर 3 कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। अब देखो जो कि है जो तो चांद है, जो कि है चांद, जो कि है चांद। तो राजस्थान में चांदनी या चंद्रमा की आकृति वाला चंद्रमा वाला जिला वो है सीकर, जो कि है सीकर। और सीकर की गोद में क्या बैठे है? झुंझुनू। सीकर की गोदिया में क्या है? झुंझुनू। सीकर की गोद में क्या है? ये आ गए झुंझुनू। ऊपर फिर आ गए चुरू, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, चुरू, सीकर, झुंझुनू, चुरू। सीकर, सीकर की गोद में झुंझुनू, फिर उसके ऊपर चुरू। सीकर आपकी गोद में क्या बिठा के झुंझुनू। अब है कुछ पहाड़ियां हैं सीकर के अंदर, ये पहाड़ियां हैं खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। एक नदी निकला है खंडेला की पहाड़ियों में, नदी को उद्गम हुआ है और बाद नदी न्यू निकला है। और बाद नदी कौन सी है? कांकड़ी नदी। कौन सी नदी? कांकड़ी नदी। कांकड़ी नदी या थोड़ी ही दूर निकले हैं। और आठे एक सभ्यता है गणेशवर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेशवर सभ्यता। गणेशवर सभ्यता तांबर सभ्यताओं की जननी, तांबर सभ्यताओं की जननी उत्खनन खता रतन चंद्र 1971। सभ्यता के अंदर पढ़ा, लेकिन थोड़ी सी एक बात ध्यान कर लो। तांबर सभ्यताओं की जननी, तांबर सभ्यताओं की जननी उत्खनन करता रतन चंद्र 1971 में, ठीक है। हम मछली पकड़ना है, वो कांटो मिली है, वो कुछ तांबे की धातु मिली है। तो इन तांबर सभ्यताओं की जननी रतन चंद्र 1971 उत्खनन करता। रतन चंद्र उत्खनन करता 1971 के अंदर मछली पकड़ने वो कांटो मिली है गणेशवर सभ्यता। अब आप नदी ऊपर जाएगी आठों, और आठों जाएगी सीकर के झुंझुनू बिल्कुल बीच में, यानी कि झुंझुनू को 2 भाग करती है। और फिर झुंझुनू के अंदर एक मिलेगी सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। और फिर यहाँ अठे ही लुप्त हो जाए, ये हो जाए ये जगह लुप्त हो जाती है। और अगर कोई ज्यादा बारिश हो जाए तो मान लो चूरू गंदे लिख लीजिए, और चूरू में राजगढ़ के करने
चूरू की राजगढ़ तहसील है, राजगढ़ में जा गया लुप्त हो जे है, लुप्त। उद्गम यहां से, अब देखो नदी पर वहां पर दो बार टोटल है, यानी कि कांतली नदी, कांतली नदी ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, वो कटे है कांतली नदी के किनारे। सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे। यानी दो बात ये है, उसमें कौन सी है, यानी लंबाई की बात करा तो वह है लंबाई, ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। सिर्फ दो ही बात है, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग बराबर मान लो, पूरा बराबर तो बिल्कुल नहीं, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है, लंबाई 100 किलोमीटर। और पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। याद हो गया, तो 3 नंबर में बोल दियो। लंबाई की बात करें तो 100 किलोमीटर, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखो उद्गम स्थान सिक्कर के अंदर खंडेला की पहाड़ियां, उद्गम स्थान सिक्कर के अंदर है खंडेला की पहाड़ियां, कौन सी नदी, कांतली नदी। उद्गम स्थान सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियां उद्गम स्थान हो गए। फिर हम थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो आ जाएगी गणेश्वर सभ्यता, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। उत्खनन करता रतन चंद्र 1971 के अंदर, कुछ मछली पकड़ना कांटों में ले है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। और फिर आ जाएगी ऊपर, ऊपर यानी झुंझुनू के अंदर, तो झुंझुनू दो भाग में बांटते हैं, लगभग बीच में सीख जावा है, तो झुंझुनू दो भाग में बांटते हैं। झुंझुनू के अंदर प्रवेश करने के बाद इसके सभ्यता कौन सी है, इसके किनारे झुंझुनू के अंदर सुनारी सभ्यता, झुंझुनू के अंदर सुनारी, सिक्कर के अंदर गणेश्वर, सिक्कर के अंदर गणेश्वर, झुंझुनू के अंदर सुनारी सभ्यता। फिर आज लगभग लुप्त हो गए है, एक बढ़िया बारिश हुआ है तो या चली जाए चूरू तक, वैसे तो असालम साइड आईडी ही कोनी, अगर जोरदार बारिश हुआ है तो या चूरू के अंदर चली जाए, वरना झुंझुनू के अंदर ही लुप्त हो जाए है, ठीक है। और चूरू के अंदर जाए तो लगभग राजगढ़ तहसील के आसपास जाके लुप्त हो जाए, राजगढ़ तहसील के नजदीक जाके लुप्त हो जाए। बस कांतली नदी इज कंप्लीट राजस्थान। प्रवाह यहाँ एक चीज हो रहेगी, प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी, और वही तोरावटी है प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी, प्रवाह क्षेत्र में केवल जो है तोरावटी, वही तोरावटी है, शेखावटी है, शेखावटी है, तोरावटी है, ठीक है। कांतली नदी, उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर, उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर, सिक्कर से थोड़ा निकल चलेगी तो लंबाई की बात करें तो वो है 100 किलोमीटर। सिक्कर से थोड़ा चले गणेश्वर सभ्यता, अब गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। उत्खनन करता रतन चंद्र 1971 में। फिर झुंझुनू में चलेगी, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू के अंदर इसके किनारे सभ्यता कौन सी है, सुनारी सभ्यता, सभ्यता कौन सी है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर। लगभग झुंझुनू में लुप्त हो जाती है, तो अच्छी बारिश हो तो चूरू में भी चली जाए है। प्रवाह क्षेत्र में तोरावटी, लंबाई 100 किलोमीटर, झुंझुनू में दो भाग में बांटा है। अब तो याद हो गया होगा, ना याद हो तो दो बार वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा। नंबर 3 होगी कांतली नदी, एक घग्गर, नंबर 2 कांकनी, नंबर 3 कांतली। यानी कि अब तीनों तो कोई सी ट्यूशन आने को संभावना पूरी पूरी बने है। पहली सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, पूर्ण रूप में राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है। अब देखो, अब आगे नदी आ है एक
नंबर 4 पे साबी नदी। साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां। उद्गम सेवर की पहाड़ियां। साहेबपुरा। सेवर की पहाड़ियां साहेबपुरा। सेवर की पहाड़ियां साहेबपुरा जयपुर। साहेबपुरा जयपुर। साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे साबी सेवर भाभी देवर। साबी सेवर भाभी देवर ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां साहेबगढ़ जयपुर। दो ही बात है सिर्फ की। साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां साहेबगढ़ जयपुर, यानी कि जयपुर साबी नदी उद्गम स्थान है वो है सेवर की पहाड़ियों से साहेबगढ़ के अंदर। यह नदी जयपुर अलवर के अंदर जा रहे हैं, अलवर भरतपुर के अंदर, यानी कि अफवाह है क्षेत्र देखा तो जयपुर फिर अलवर फिर भरतपुर, जयपुर अलवर भरतपुर। तो अलवर की सबसे बड़ी नदी, अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी? साबी नदी। अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी? साबी नदी। अलवर का इसे शोक भी कहा जाता है। अलवर का शोक कौन सी नदी? साबी नदी। बिहार का शोक कौन सी नदी होगी? कोसी। हाँ, बिहार का शोक कोसी नदी। अलवर का शोक साबी नदी। अलवर का शोक साबी नदी। इसके किनारे एक सभ्यता है और वो है जोधपुरा सभ्यता। नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? सभ्यता वो है जोधपुरा सभ्यता। और ये जोधपुरा सभ्यता है कहां पे? जयपुर के अंदर। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नष्ट हो गई हो, यह है जयपुर के अंदर। उदयनाथ पर्वत अलवर के अंदर है, न कि उदयपुर में। वैसे ही जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में कोनी बल्कि गढ़ा है जयपुर के अंदर। एक सीकरी बांध है वो सीकर के अंदर कोनी भरतपुर के अंदर है। अभी पढ़ा आगे नदी के अंदर सीकरी बांध सीकर के अंदर कोनी गढ़ा है भरतपुर के अंदर। साबी नदी की बस इतनी ही बात है। एक सहायक नदी है सोटा। सहायक नदी सोटा। साबी नदी उद्गम स्थान, साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां साहेबपुरा जयपुर। साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां साहेबपुरा जयपुर। अलवर की सबसे बड़ी नदी, अलवर का शोक सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर। और सहायक नदी सोटा। सहायक सोटा सभ्यता जोधपुरा जयपुर। अलवर का शोक अलवर की बड़ी नदी और उद्गम स्थान साबी का उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियां साहेबपुरा जयपुर। तो कोई ना आना की बात ही कोई है। साबी नदी में तो कोई ना आना की बात ही कोई। तो अगली नदी पांचवी और छठी नदी क्या होगी? पांचवी और छठी नदी एक साथ आगे पड़ जाएगा। कितना बड़ा क्लियर है या क्या है? और तारीफ योग किए कमेंट करके जरूर बताइए योग के लगा है। मैं तो लिखूंगा वो लिखूंगा, खाना के लगा योग पहले कमेंट करके जरूर जरूर बताइए। संभल झील। अब संभल झील गए अंदर दो नदी मुख्य गिरह है और वे भी कौन से कौन से दिशाओं? एक गिरह है ये होगी मतलब उत्तर, ये होगी दक्षिण। एक उत्तर से गिरती है, एक दक्षिण से गिरती है। दो नदियां बस आगे बढ़ाना। उत्तर से गिरती है मेथा, मेथा
और नीचे से गिरती है रूपनगढ़। यानी कि सांबर झील में उत्तर से गिरती है मेथा नदी और दक्षिण से गिरती है रूपनगढ़ नदी। उत्तर से गिरती है मेथा नदी और दक्षिण से गिरती है रूपनगढ़ नदी। तो मेथा नदी के उद्गम स्थान की बात करा तो मनोहर थाना पहाड़िया जयपुर। उद्गम मनोहर थाना पहाड़िया जयपुर। मनोहर थाना पहाड़िया जयपुर। उत्तर से सांबर झील के अंदर गिरती है रूपनगढ़, दक्षिण से सांबर झील के अंदर गिरती है। रूपनगढ़ की अगर बात करें उद्गम की तो ये है सलेमा। उद्गम स्थान नाग पहाड़ अजमेर। उद्गम स्थान नाग पहाड़ अजमेर। नाग लपेटा था आधी आधी रात में कोई नाग पहाड़ अजमेर। उद्गम स्थान अजमेर। रूपनगढ़ उद्गम स्थान अजमेर। मेधा उद्गम स्थान मनोहर थाना पहाड़िया जयपुर। अब एक स्थान इसके अंदर है, एक स्थान इसके अंदर है, वो दोनों स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर एक स्थान है सलेमाबाद। इसके किनारे क्या स्थान है? सलेमाबाद, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ है। यानी कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ है। तो शायद इसका नाम भी वर्तमान में निम्बार्काबाद भी कर दिया होगा। और एक है मेथा नदी के किनारे, वो है लूणवा नागौर जैनियों का तीर्थ स्थल। एक यहां पे है, इसके किनारे है लूणवा। कहां पे है? नागौर में। लूणवा कहां पे है? नागौर के अंदर। और ये लूणवा की क्या खासियत है? जैनियों का तीर्थ स्थल, जैनियों का पवित्र स्थल कौन सा है? लूणवा। बस वो भी पूरी। मेथा की एक खास बात करें तो ये सांबर झील में उत्तर से गिरती है। सांबर झील में उत्तर से गिरती है और ये सांबर झील में दक्षिण से गिरती है। सांबर झील में दक्षिण से गिरती है। बस इतनी ध्यान रखनी। कोई भी नदी है पहले उद्गम स्थान, पहले क्या ध्यान रखना है? उद्गम स्थान। उद्गम स्थान दो नदी देखिए आप, एक सांबर झील में उत्तर से गिरती है, एक दक्षिण से गिरती है। पहले उत्तर वाली की बात करा तो मेथा नदी उद्गम स्थान मनोहर थाना पहाड़ी जयपुर। मनोहर थाना पहाड़ी जयपुर। इसके किनारे एक स्थान है लूणवा नागौर के अंदर। लूणवा नागौर के अंदर यहाँ पे जैनियों का पवित्र स्थल है और ये सांबर झील में उत्तर दिशा से गिरती है। बस इतनी ही बात है मेथा की। ठीक है। अब एक गिरती है सांबर झील के अंदर दक्षिण से, नाम है रूपनगढ़। और रूपनगढ़ की ये किनारे शहर जगह है सलेमाबाद। और सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ है। सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ है। उद्गम स्थान की बात करें रूपनगढ़ की तो नाग पहाड़ अजमेर उद्गम स्थान है रूपनगढ़ का। इसके किनारे सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ सलेमाबाद में है। शायद वर्तमान में इसका नाम भी अभी करंट में ही किया है, शायद निम्बार्काबाद भी कर दिया है। और ये सांबर झील में दक्षिण दिशा से गिरती है। ठीक है। 4 और 5 या 5 और 6
5 और 6 हो गई। अब देखो नंबर 7 नंबर नदी। एवं ज्यादा किस्म कौन सी चीज है, या ये पूछी जा सकता है कि समुद्र झील में उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से कौन सी नदी गिरती है। ये ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नंबर 7 वो है रूपारेल। रूपारेल और इसका उपनाम है वराह नदी या लसारिया नदी। रूपारेल नदी या वराह नदी या लसवारिया नदी। नंबर 7 रूपारेल वराह या लसवारिया नदी। उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। अब उदयनाथ की पहाड़ी उदयपुर के अंदर ना ठोके, जैसे जोधपुर सभ्यता जयपुर के अंदर, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर के अंदर, और सीकरी बांध भरतपुर के अंदर। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर के अंदर। ये नदी को प्रवाह क्षेत्र देखो, यानी अलवर और फिर भरतपुर, और भरतपुर में जाके लगभग समाप्त हो गया। तो अलवर के अंदर होगी, अलवर और कटचल की भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर एक बांध है सीकरी बांध, यानी भरतपुर में सीकरी बांध है। और अब ध्यान रखियो, सीकरी बांध सीकर के अंदर को नहीं, भरतपुर के अंदर है। सीकरी बांध सीकर में नहीं, भरतपुर में है। सीकरी बांध भरतपुर के अंदर। इसको भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन। तो इसको रूपारेल नदी या मोती झील, जिसके अंदर ये नदी गिरती है, मोती झील के अंदर नाम से गिरती है। भरतपुर के अंदर गिरती कहां पे है, भरतपुर में मोती झील। इसको भी भरतपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है। मोती झील या रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा बोला जाता है। और यह भरतपुर के अंदर 2 भागों के अंदर बढ़ती है। एक जगह है गोपालगढ़ और एक जगह है डिंग, यानी कि भरतपुर 2 भागों के अंदर बढ़ती है। एक जाएगी गोपालगढ़ और दूसरी जाएगी डिंग, यानी डिंग के जल महल। बस इतनी है यार। आगे जाके छोटा मोटा लुप्त हो जाए, कोई नाड़ो बन जाए, अलीगढ़ नाड़ो, अलीगढ़ नाड़ो बस लुप्त हो जाए। फिर आगे जाके रूपारेल नदी, रूपारेल वराह लसवारिया एकदम न्यू याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। रूपारेल वराह लसवारिया। उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, भरतपुर के अंदर सीकरी बांध, मोती झील के अंदर गिरा है। मोती झील के अंदर गिरता ही, और मोती झील और केवल है रूपारेल भरतपुर की लाइफ लाइन। और 2 भागों में बढ़ती है मोती झील के आगे गोपालगढ़, एक शाखा गोपालगढ़, एक शाखा डिंग के जल महल रूपारेल नदी के किनारे है। यानी रूपारेल डिंग की तरफ जाती है, वहां पर डिंग के जल महल है। ठीक है। अब आगे कौन सी नदी रहेगी, बाणगंगा। कौन सी नदी, बाणगंगा, तीर गंगा, अर्जुन की गंगा, उपनाम है गंगा। कल राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों को कंप्लीट करेंगे, आज इतना कर दिया। और समझने वाली नदी तो ये चंबल, घग्गर, बनास, नूनी, माही यही है। तो इनके समझ ले, थोड़ा इनको याद करने वाली है तो थोड़ा याद कर लियो। और समझ में आयो कोनी नदी की कथा की, जो कमेंट करके जरूर बताइयो।
और थोड़ो लाइक तो थारी मर्जी है, अगर पसंद आया है तो लाइक करियो वरना डिसलाइक करियो, और थोड़ो शेयर कर दिया करो, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो, कमेंट का कोई पैसा को लागे तो थारा पैसा लागे को माने की भी मिले, इतनी बातें माने थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई है या नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, बाय।